बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग, मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ ख़ास है। ख़ास इस नौइयत का है कि अक्सर हमने देखा है कि सियासी हलकों से भी ये आवाज़ें, ये बाज़गर सुने आती है कि जी नए सूबों का क़याम होना चाहिए। अब जो कराची की जो मौजूदा सूरत हाल हुई है, गुज़िश्ता बारिश की बाइस जो कराची का हाल हुआ है वो हम सब ने देखा। तो उसके बाद जो सियासी हलक़े और अवामी हलकों में फिर से ये बाज़गर सुनाई दे रही है कि जी नए सूबों का क़याम होना चाहिए। पाकिस्तान में नए सूबों की जो बहस ये कोई नई नहीं है नाज़रीन, ये बहस क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद शुरू हुई थी, लेकिन आज किसी हुकूमत ने इस पर कोई संजीदा कदम नहीं उठाया है। सवाल यह है कि क्यों? क्या पाकिस्तान के सियासतदान वाकई अवाम के मसाइल को हल करना चाहते हैं, या फिर ये मामला हमेशा सियासी फ़ायदे और इंतखाबी मुहिम का हिस्सा रहा है? तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सूबे का वादा अपने मंशूर में शामिल किया, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद ही वो वादे, वो सारे दावे वो साइड हो जाते हैं। फिर पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब सूबे की करारदाद पेश की, मगर अमली कानून साजी ना हो सकी। मुस्लिम लीग नून ने भावलपुर सूबे के हक में बयान दिए, लेकिन असेंबली में कभी बिल पेश नहीं किया गया। और एमकेएम की अगर बात करें तो एमकेएम ने शहरी सिंध के लिए सूबे का मामला जो है वो मुतालबा तो किया, मगर हर हुकूमत में शामिल हुए और अपने मौक़िफ़ को कमज़ोर कर दिया। तो ये तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे सजाद अहमद, इनका ताल्लुक़ है एमकेएम पाकिस्तान से, एमएनए हैं आप। सर, आपको वेलकम कहेंगे शो में, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। साजिद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे, इनका ताल्लुक़ है एमकेएम पाकिस्तान और ये मेंबर कौमी असम्बली हैं। इसके अलावा शफकत ऐवान साहब हैं जो कि एमएनए पीटीआई हैं, उन्होंने भी हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे शुरू कर लेते हैं। शफकत ऐवान साहब, ये बताइए, जनूबी पंजाब सूबे का जो वादा आप लोगों ने किया था, कहाँ गया वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं इस मौजू पे बात कर सकूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोटे यूनिट्स के हक में है और हमने इसके लिए एक अमली कदम भी उठाया था। हमने सेक्रेटेरिएट भी कायम किया था, लेकिन मुकम्मल तौर पर सूबा ना बन सका और उस शक्ल में ना आ सका। लेकिन जब भी हुकूमत कोई तहरीक चलाएगी छोटे सूबे डिवाइड करने के लिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको सपोर्ट करेगी। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि हर जो असम्बली है, सूबाई असम्बली, वहाँ से कम करारदाद पास होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है कि 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, डिवाइड किया जाए। बिल्कुल, जी 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 सर बोलिए। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है कि 2/3 असेंबली की अक्सरियत चाहिए होती है। जी शफकत ऐवान साहब, हमारे साथ ये भी इशू था कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी जी, 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं थी। तो इसलिए इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी जब 2/3 अक्सरियत जब भी अलाउ करेगी तो ये सूबे बनेंगे, और ये सूबे ज़रूर बनने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट करेगी इसको जब भी ये नए सूबे बनेंगे और ये छोटे यूनिट्स में आएंगे। शफकत ऐवान साहब, लेकिन जब आप लोग इख्तिदार में थे और आपकी गवर्नमेंट थी तो आप लोगों ने सेक्रेटेरिएट बनाकर खाली जो है अवाम को बहलाया है, जबकि आपके तो पार्टी मंशूर में ये शामिल है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी कि हम उसको अमली जामा पहना सकते। ठीक है, ठीक है। ये तभी होना है जब 2/3 मेजॉरिटी होनी है और उस असेंबली ने 2/3 मेजॉरिटी से अलाउ करना है। तो वो कमी थी हमारे पास, हम जरूर कर देते अगर वो हमारे पास होती तो, लेकिन क्योंकि वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी तो हम इसको नहीं कर सके। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमने एक कदम उठाया है नए सूबों की बनने की तरफ, और उसकी तरफ एक जहां तक जा सकते थे हमने सेक्रेटेरिएट कायम किया और सूबे का ढांचा बनाने की कोशिश की, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी तो हम इसको फाइनलाइज नहीं कर सके। ठीक है, पॉइंट टेकन, आपका पॉइंट आ गया। साजिद अहमद साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर ये बताइए कि एमकेएम हमेशा हमने यही देखा कि आपने आपकी तरफ से जो शहरी सिंध के सूबे का मुतालबा आया, लेकिन आपके भी ये मुतालबे सिर्फ एक दावे के हद तक होते हैं, क्योंकि हर गवर्नमेंट के साथ आप इलाक़ कर लेते हैं और फिर क्योंकि आप लोगों को उसकी मराद भी चाहिए होती हैं, फिर ये आपका जो मुतालबा होता है फिर एक साइड कॉर्नर हो जाता है। ऐसा क्यों है सर?
जी, आप मुझे सुन सकते हैं साजिद अहमद साहब? ठीक है, आई गेस उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। शफकत अमान साहब, आपका रुख करूंगी दोबारा। सर ये बताइए कि इमरान खान साहब ने इस पर कानून साजी, मतलब जब आपका ये पार्टी मंशूर था, आप कह रहे हैं कि आपके पास उतनी अक्सरियत नहीं थी, लेकिन इसकी कोई कानून साजी तो होनी चाहिए थी, क्यों नहीं की इमरान खान साहब ने? जब वो उस वक्त खान साहब मौजूद थे और इख्तिदार में भी थे, तो उसकी कानून साजी क्यों नहीं की गई? नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसकी जी रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास 2/3 होगी तो आप उस सूबे की तहलील के प्रोसेस में जाएंगे। जब 2/3 ही नहीं होगी तो आप बेशक एक बिल लेके आए, और हुकूमत की बड़ी सुक्की होती है कि हुकूमत कोई बिल लेके आती है असेंबली में और वो रिजेक्ट हो जाता है। तो हम बिल लेके आते और वो रिजेक्ट हो जाता वहां पे, तो हुकूमत उससे क्या फायदा उठाती? इसलिए 2/3 मेजोरिटी जब भी होनी है और जिस सूबे में भी होनी है, तो वहां पे ही ये नए सूबे बन सकते हैं उस सूबे में। अब 27th अमेंडमेंट ला के आ रहे हैं और एक और आइन पर वार किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में उसमें ये 2/3 मेजोरिटी वाली बात ये खत्म कर देंगे और शायद वफाक को ही कोई दे दें इख्तियार कि वो नए सूबे बना सके। अदरवाइज उस असेंबली में जब 2/3 मेजोरिटी नहीं है किसी पार्टी की या हुकूमत की, तो वो सूबे नए नहीं बन सकते। ठीक है, पॉइंट टेकन शफकत अमान साहब। साजिद अहमद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, ठीक है। ये बताइए, जो शहरी सिंध के सूबे का जो मुतालबा एमकेएम की जानिब से बारहा किया जाता रहा माजी में भी, तो ये बताइए कि ये क्या खाली सियासी दबाव है? क्योंकि हमने यही देखा कि एमकेएम की जानिब से ये मुतालबा तो किया जाता है, लेकिन हर हुकूमत के साथ आप लोग इल्हाक कर लेते हैं और हर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को सीटें भी चाहिए होती हैं, उसकी मराद भी चाहिए होती हैं, क्योंकि फिर उसके बाद ये जो आपका शहरी सिंध सूबे का जो मुतालबा होता है वो एक कॉर्नर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, एमकेएम हमेशा से सूबे का मुतालबा करती हुई चली आई है, ठीक है ना। अच्छा, अब एमकेएम और दीगर जमातों में फर्क ना, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पूरे वफाक की जमात है ना, चारों सूबों में उनकी मुख्तलिफ वक्तों में गवर्नमेंट रही है, प्राइम मिनिस्टर उनका रहा, सदर उनका रहा। मुस्लिम लीग नून प्राइम मिनिस्टर, सीएम और मुख्तलिफ सूबों के अंदर उनके सीएम रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सूबों में, 3 सूबों में, 2 सूबों में हुकूमत कर चुके हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर इनका, सदर इनका, सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा, अक्सरियत में बड़ी भारी अक्सरियत सब आ चुके हैं लोग सारे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बावजूद अच्छा जो एमकेएम और इनमें फर्क है कि एमकेएम जो है वो एक सूबाई जमात है, ठीक है ना। अच्छा, इसके पास वो नंबर्स नहीं है जो नंबर्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी आइन का आप एग्जांपल दे रहे थे कि जो मेरे भाई भी एग्जांपल देते पीटीआई के 2/3 मेजोरिटी जब होगी तो उस वक्त तक सूबे नहीं बन सकते, ठीक है ना। अच्छा, ये कोई आइन कुरानी सहीफा तो नहीं है कि इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, साजिद अहमद साहब अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। बस मैं सिर्फ अपने नाज़रीन को बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफा बलोच ने भी हमें ज्वाइन किया है और आप सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं। सर, आपको वेलकम कहेंगे शो में। जी साजिद साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। तो आइन कोई कुरानी शरीफा नहीं है कि इसको तब्दील नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप पाकिस्तान के चारों सूबों में देखें, आप चारों सूबों की आप आबादी का रेशो तो देखें कि लोड बढ़ता जा रहा है। पंजाब का लोड बढ़ता जा रहा है, केपीके में देखें तादाद बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता कुछ अर्से पहले फाटा जम हुआ था केपीके के अंदर। मुझे अच्छी तरह याद है कि फाटा के 6 अरकान इस पर राजी थे कि सूबा बना जाए और 6 अरकान मुखालफत कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब बेशक उनसे सियासी इख्तिलाफ था, तो उन्होंने बहुत जोर दिया था कि नहीं सूबा बनाए आप लोग, सूबा क्यों नहीं बना रहे, क्या वजह है? जो 6 नहीं चाह रहे थे कि सूबा ना बने, तो बस उनकी भी न जाने क्या पर्दापोशी थी, क्या उनको कहां से क्या प्रेशर कर लगा जाने। तो बहरहाल वो भी उन्होंने केपीके के अंदर फाटा को जम कर लिया और उसके कोई फवायद उनको नजर आज तक नहीं आए होंगे, ठीक है ना। सूबे बनाने से फायदा होगा मुल्क को, वफाक मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। सूबे अपने वसाइल खुद पैदा करेंगे और खुद जनरेट करेंगे, खुद उस पर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आप सिंध की आबादी देख रहे हैं, तकरीबन कराची की आबादी 3.5-4 करोड़ के करीब है। साजिद साहब, बिल्कुल आप बात सही फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि एमकेएम जो है हमेशा सूबे का, शहरी सिंध के सूबे का मुतालबा करती नजर आई है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं या आपका मुतालबा साइड हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को वजारतें मिल जाती हैं, तो फिर उसका मुतालबा आप लोग भूल जाते हैं। अभी कुछ अर्से पहले की बात है, हजारा सूबे की तारीख चली थी। आपने देखा सब क्या असर किया था, कितने पाए गए थे उसके अंदर,
याद है ना आप लोगों को, देखा ना, तो तारीख बड़ी खराब है पाकिस्तान के अंदर कि अगर जो जायज चीजों पर स्ट्रगल करेगा ना उसका अंजाम गोली मौत है। अच्छा, हम वैसी बात पिस चुके हैं, हमने इस कौम के लिए, इस शहर के लिए जाने पी हैं, जेलों में गए, लापता हो गए, मस्तक से लाशें मिली हमारे लोगों की, सब कुछ हुआ है ना, सेफ किया शहर के लिए, लेकिन फिर भी हम अपने इस मुताबिक पे कायम है। अच्छा, इशू क्या आ रहा है? टेक्निकल इशू कि भाई 2/3 मेजोरिटी जब तक नहीं होगी उस वक्त तक सूबे नहीं बन सकते। तो कि पाकिस्तान किसी की बात की जागीर है कि लोग फाके कर रहे हैं, इधर लोग रुल रहे हैं, महंगाई का कोई परेशानी हाल नहीं है। आप देखिए कराची शहर तबाह बर्बाद होकर रह गया है। आज ये गोडों का और देहातों का मंजर पेश कर रहा है इससे भी। ये वो शहर है जो पाकिस्तान के दुनिया के 12वें शहरों में लाके एमके में सुखा किया था। अभी जो बल्दिया, जो हमारी सिटी गवर्नमेंट थी, मुख्तलिफ सिटी गवर्नमेंट को ये स्ट्रॉन्ग, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को ये जो सियासी लोग हैं, जो सियासी जमहूरी सो कॉल्ड क्या वो कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं उनको, ये ACDC की बुनियाद पर इस शहर को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी गुस्सा 2 दिन पहले बारिश चल रही है। ठीक है, पॉइंट साजिद साहब, मैं जरा मुस्तफा बलोच का भी जो है जरा मैं उनको शामिल गुफ्तगू कर लूं। सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो ये बात नए सूबों की जो उठी है, उसका रीजन सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो ये है कि जो अभी हालिया बारिशों के बाद जो कराची शहर का बुरा हाल हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर इसमें मतलब नए सूबों का क़याम होना चाहिए? और सिर्फ बिलखुसूस कराची नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा माशाल्लाह आबादी हो गई है। तो आपको नहीं लगता कि नए सूबों का क़याम होना चाहिए और इससे मुल्क जो मज़ीद मुस्तहकम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो आप जो कराची की बारिशों के हवाले से बात करेंगी, तो कराची में जो एक अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है और आपके सामने है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं, उसके बावजूद विद इन 24 आवर्स जितने भी रेन ट्रेन थे वो क्लियर हुए, और जितने भी आपकी बड़ी शाराएं थी, जितने भी अंदर के आपके पॉकेट्स थे, वो भी ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 90% आपके जो है वो क्लियर हो गए थे। बाकी जो रिमेनिंग थे वो स्टेप बाय स्टेप किए हो रहे थे। उसमें पूरी इंतजामिया थी, CM साहब खुद ऑन ग्राउंड थे, मेयर साहब थे, और जो हमारे TMC के जो है नुमाइंदे वो भी थे। एज ए स्पोक्स पर्सन हम भी ग्राउंड पे थे, हम भी जो है वो चीज़ों का मुआयना कर रहे थे। तो कराची इज नॉट अ स्मॉल सिटी। कराची, भावलपुर, लाहौर इतना कोई छोटा शहर नहीं। कराची की आबादी जो है वो 3 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, के अंदर पूरा पाकिस्तान का है। तो कराची के इशूज इतने आसान नहीं है कि हम ऐसे ही कहते हैं कि भाई ये हो गया और वो हो गया, नई सूबे बना लो। बात ये है कि कराची में सबका जो है एक शेयर है, और कहीं सर इश्यूज छोटे नहीं है, इश्यूज तो मुझे पता है, सबके इल्म है कि इश्यूज तो बहुत बड़े हैं, और इन्हीं इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक खतीर रकम जो है बजट में रखी जाती है। लेकिन सवाल सिर्फ वही आ जाता है कि वो रकम जाती कहाँ है, क्योंकि हमें तो शहर में टूटी फूटी सड़कें नजर आ रही हैं, पानी की किल्लत हमें नजर आ रही है, बिजली का जो है हमें आपको हाल पता है, यहाँ पे लोगों को सेहत के लिए कोई इतने अस्पतालों का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का वो हाल है। सर ये एक टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट चल जाएगा। बहरहाल जी, लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं आपके हर टॉपिक पे आने को तैयार हूँ, आई डोंट माइंड। पहली बात तो ये कि आप सूबों की बात करी थी ना, मैं उसकी बात कर लेता हूँ आपसे। देखें, सूबे बनते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की आप बात कर रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहना आसान है, इट्स नॉट अ जोक। आपको हर सूबे के लिए अलग असेंबली बनानी पड़ेगी, आपको हर सूबे की अलग ब्यूरोक्रेसी रखनी पड़ेगी, अलग सेक्रेटेरिएट होगा, अलग मामला होंगे, अलग कोर्ट्स होंगे। यू डोंट हैव दैट मच फाइनेंशियल पोजीशन राइट नाउ। आप इस वक्त एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं। इस वक्त आपकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल नहीं है कि आप जो है वो एक रेस लें और एक एडवेंचर लें कि भाई अचानक जो है ना वो जो है वो सूबों का ख्याल आ गया किसी को, तो अब ये मीडिया की जीनत बन गई है, बात तो चले अपनी सूबे के ऊपर। हाँ, जहाँ इन फ्यूचर अगर जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिवली इट रिक्वायर्ड, वहाँ पे कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए, आवाम की राय लेनी चाहिए, और फिर जाहिर है जिसका प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तीसरी बात जो आप कह रही हैं कि कराची का फंड कहाँ जा रहा है और ये सारी बातें, तो देखें कराची के जो आपके TMCs हैं हमारे, उन TMCs का आप बाइफिकेशन चेक कर लें, उसमें कितनी TMCs जमात इस्लामी के पास है और कितनी PTI के पास है, और वहाँ की पोजीशंस भी चेक करें आप।
लेकिन हम उसको उस हिसाब से नहीं कर रहे कि वो जमात इस्लामी की टीएमसी है या पीटीआई के तो वहां काम नहीं होगा, लेकिन वहां जो अरबों रुपए का बजट आया वो ग्राउंड पे नहीं लगा, उन पे सवाल नहीं उठता। ये बड़ी एक ताज्जुब की बात सर है। ओवरऑल ओवरऑल एरिया की बात, ओवरऑल कराची की बात हो रही है। कराची सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, कराची की आवाम सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है, लेकिन अफसोस के कहना पड़ता है कि कराची की आवाम को जो बुनियादी सहूलत है वही मैसर नहीं है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मुस्तफा बलोच साहब से बात हो रही थी। जी मुस्तफा साहब, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले सवाल जो है आपके लिए एक छोड़ा था, उसका जवाब दे दे सर। जी। अच्छा, आप बेसिकली टैक्स की बात कर रही थी, तो देखें बेशक कराची शहर जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और पूरे पाकिस्तान का दिल है, और यहाँ जो टैक्स हमारे लोग देते हैं और यहाँ से जो टैक्स कलेक्ट होता है वो बहुत बड़ा मेजर चंक होता है जो कि पूरे मुल्क की मईशत के लिए बड़ा एक साजगार होता है। तो वो टैक्स कलेक्ट करती है वफाकी हुकूमत। अब वफाकी हुकूमत उस टैक्स में से उस कराची के मद में कितना डेवलपमेंट फंड देती है वो भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह डेवलपमेंट के काम कर रही है, जिस तरह लिमिटेड फंड्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जिस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को तकमील कर रही है, कंप्लीट कर रही है, ये एक मिसाल है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो प्रोग्राम है जो किसी सूबे में कामयाब नहीं हो सका है। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब का विजन था, बिलावल साहब का विजन था, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम है जिसमें आपके जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन्होंने कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट के साथ एक बहुत बड़े स्कीम्स को चलाया, जिसमें आप हेल्थ की बात करती हैं। कराची इज द ओनली सिटी ऑफ पाकिस्तान जिसमें सबसे बेहतरीन हेल्थ स्टैंडर्ड की चीजें हैं, फ्रॉम NICVD टू NICH। आपके बच्चों का हॉस्पिटल NICH स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। ये वो हॉस्पिटल है जहां सक्सेसफुल कॉन्जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, जो जुड़े हुए बच्चे होते हैं उनको अलग करना, ये पूरे पाकिस्तान में कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ है, NICH में हुआ है। दैट इज बीइंग फंडेड बाय सिंध गवर्नमेंट। इसी तरीके से आप NICVD को अगर देखें, NICVD की जो आप वहां पे कोई ना शनाख्ती कार्ड देखा जाता है, ना कैश काउंटर है, नथिंग। वहां पे कोई भी आपका शहरी कहीं से भी आए, बल्कि बैरून मुल्क से भी जो लोग आते हैं उनका इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो हेल्थ की बात करें, साहब ये अप्रिशिएटेबल है, मुस्तफा बलोच साहब ये बिल्कुल अप्रिशिएटेबल है, लेकिन आप जिन अस्पतालों का जिक्र कर रहे हैं आम आदमी की तो पहुंच वहां नहीं हो सकती सर। क्यों नहीं हो सकती? एक मैं मुतवस्सित तबके की बात कर रही हूँ सर, सरकारी अस्पतालों में क्या हशर है वो मुझे आपको बताने की जरूरत है। बहरहाल हम एक अलग टॉपिक पे चले जाएंगे, इस पे बात करने के लिए मैं अलग से आपके साथ सोलो प्रोग्राम करूंगी ना। तो मैं आपको हेल्थ के बता रहा हूँ और मैं आपको प्लीज अवेयरनेस दे रहा हूँ, शायद आपकी नॉलेज में नहीं है। ये सरकारी अस्पताल हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चल रहे हैं, जिनमें 1 रुपया भी जो है आपको नहीं देना पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसमें आप कभी अगर जाके विजिट करेंगी तो आप खुद देखेंगी यहाँ पे जो हमारे गरीब शहरी हैं या वो अमीर शहरी हैं, सब जाते हैं, किसी को भी इसमें कोई फर्क नहीं रखा जाता। इसी तरीके से ट्रॉमा सेंटर आप जाएं तो ट्रॉमा सेंटर में जो एक स्पेसिफिक कॉइल होती है जो ब्रेन में डलती है अराउंड 3 मिलियन की, वो फ्री में डलती है। वो भी नहीं देखते कि कोई शहरी कराची का है या कोई पंजाब का है या बलूचिस्तान का है या KP का है और वो गरीब है अमीर है, फ्री ऑफ कॉस्ट डलता है। तो वो पैसे कौन देता है? वो पैसे सिंध गवर्नमेंट देती है। तो ये सारी चीजें भी आपको बतानी चाहिए अपने व्यूअर्स को कि बहुत सारे ऐसे अमली काम जो बाकी जमातें फेल हो गई करने में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस चीज में कामयाब हुई है और सिंध उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसलिए कर रही हूँ आपको, मैं ये खुदाफिज नहीं कर रही शो से, लेकिन ये कि आपने ये चीज़ें हमारे व्यूवर्स को बताएं। मैं सर देखें, इस बात के लिए भी हम सिंध गवर्नमेंट के जो अच्छे काम हैं हम उसको नज़रअंदाज नहीं करते, हम उस पर उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ना सर। जब घर से बाहर निकलते हैं सड़कें टूटी फूटी हैं। लेकिन बहरहाल शफकत दीवान साहब आप मौजूद हैं हमारे साथ, तो सर ये बताइएगा कि टॉपिक तो हमारा सुबह पे है, लेकिन आप जरा ये बताइए कि जो ये 9 मई के जो मुकदमात जो हुए थे उसमें जो रिलीफ मिल गया है, उसके बाद PTI का आगे का क्या लायामल है और क्या अब दोबारा से टफ टाइम देगी क्या गवर्नमेंट को PTI? जी शफकत दीवान साहब। PTI मुसलसल एहतजाज में है और हम रूल ऑफ लॉ के लिए और सिविल सुपरमेसी के लिए
अपनी ये जंग लड़ते रहेंगे। बाज़ औक़ात होता है कि आपको एक स्टेप पीछे भी होना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ये एहतजाज ना तो कभी रोल बैक करेगी और ना ही हम अपना ये जो एजेंडा है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी और सिविल सुपरमेसी के लिए हम अपनी जंग हमेशा लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और उसके लीडर के साथ जो कुछ जुल्म फस्तायत का बाजार गर्म है या पिछले 2.5 साल से हम भुगत रहे हैं, हम आदी हो गए हैं इस चीज के और हमें पता है कि हमारे साथ ऐसा ही होना है, इस रजीम ने ऐसे ही हमारे साथ करना है। लेकिन आप ये बिल्कुल देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह सड़कों पे रहेगी और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती रहेगी और वो वक्त दूर नहीं जब इस मुल्क में आवाम की मानी जाएगी। 24 करोड़ आवाम एक साइड पे खड़े हैं और चंद लोग या कुछ इदारे एक साइड पे उनकी आवाज दबाना चाहते हैं। ये आवाज कभी भी नहीं दबाई जा सकती, आखिर आवाम की ही माननी पड़ेगी, आखिर इमरान खान की ही माननी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा साजिद अहमद साहब, आप मौजूद हमारे साथ लाइन पर। तो सर ये अर्ज कीजिएगा कि जुनूबी पंजाब में सूबे की जब बात की जाती है तो वो वफादारी होती है, लेकिन अगर सिंध में सूबे की बात की जाए तो उसे गद्दारी का नाम दे दिया जाता है, क्यों? अच्छा देखिए, सूबे पंजाब के अंदर भावलपुर की तहरीक चली, जुनूबी पंजाब सूबे की तहरीक चली, पंजाब असेंबली के अंदर बाकायदा करारदाद भी मंजूर करवाई गई थी जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। लेकिन बाद में हमें अंदाजा हुआ कि सूबे का जो करारदाद पास करवाई थी वो सिर्फ थोड़ा सा बेनिफिट देने के लिए, पब्लिक को राम करने के लिए थोड़ा सा वो गेम मेक किया था पीपल्स पार्टी ने साइड का। अच्छा, कहीं पीपल्स पार्टी सूबे की हिमायत कर रही है और सिंध में मुखालफत कर रही है, समझ से बाहर है। आबादी का तनासुब तो आप देखें ना, तो पीपल्स पार्टी कितने लोग जमात होगी, कितने MNA MP इनके हैं, कितने लोग जमात है कि अपना फैसला पूरी दुनिया पर मुसल्लत करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है ना। आप शहरी सिंध का हाल तो देख रहे हैं ना, पूरे पाकिस्तान को ये शहर कमा के दे रहा है, सिंध को 95% रेवन्यू की मद में दे रहा है। आप देख रहे तो इस शहर को गोटो देहातों में तब्दील कर दिया है। अभी गुस्ता कुछ दो दिन पहले जो बारिश हुई है, अल्लाह रहम करे, लोग रुल गए। जो लोग सुबह निकले थे अपने घरों से ऑफिस के लिए, वो दूसरे दिन सुबह पहुंचे हैं। जो बच्चियां सुबह अभी कॉलेज स्कूल के लिए गई थी, वो दूसरे दिन सुबह पहुंची अपने घरों पर। ठीक है ना, ये कह देना है कि बस अचानक बारिश हो गई, तेज हो गई, इस्लामाबाद में इतनी होती है, मतलब रिजल्ट पेश करना, मतलब एक मतलब ये क्या, ये कह देना कि वहां तो ऐसा हुआ था और यहाँ हो गया तो क्या हो गया। और भाई आप हुकूमत में क्यों हो? सर ताजर बरादरी तो रो रही है भाई, वो 14 अरब का नुकसान हो गया उनका, वो ये कह रहे हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? हेलो ताजर बरादरी, सर मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि ताजर बरादरी तो रो रही है बेचारी, वो ये कह रहे हैं कि हमारा 14 अरब का नुकसान हो गया, कौन इसकी भरपाई करेगा? हुकूमत करेगी, सिंध हुकूमत करेगी। जो बैठे हैं ये लोग आज 30-35 साल से सिंध के अंदर हुकूमत कर रहे हैं किसी न किसी अंदाज में, और अब तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी इनका अपना है, जैसा तैसे आ गया। ठीक है ना, तो काम तो करो भाई, काम नहीं करोगे सिर्फ खाते रहोगे तो कहाँ ले जाओगे इतना खाकर? सर जब सिंध में सैलाब आया था तो 21 लाख घर बनाए गए थे, ठीक है, लेकिन अब ये जो इतनी तबाही है और जो जिस किस्म की तबाही मची है यहाँ शहर में, उसकी भरपाई कौन करेगा? सिंध गवर्नमेंट तो अभी वो सब अच्छा का ही रोना रो रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जब इतनी 250 मिलीमीटर बारिश होगी तो आप कैसे ये तवक्को कर सकते हैं? कल भी सईद गनी साहब ये कह रहे थे कि आप कैसे तस्वुर कर सकते हैं कि सड़कों पे पानी नहीं होगा। तो इनके तो यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। हम सिर्फ ये अर्ज कर रहे थे कि बेशक जब इतनी तेज बारिश होती है तो फौरन से, लेकिन सर हमने तो ये भी देखा कि मुर्तजा वहाब साहब जो है वो चबूतरे पे बैठे हुए हैं और जो अमला वहां पानी निकाल रहा है वो वाइपर और झाड़ुओं से कर रहा है। सर मतलब प्लीज फॉर गॉड सेक, सिर्फ वो दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए झाड़ू लेकर निकला है। पब्लिक को दिखाने के लिए मशीनरी उतार देते, ये झाड़ू और वाइपर से कौन पानी निकालते हैं? इतना पानी, मतलब लोग आधे डूबे में, गाड़ियां डूबी हुई हैं। ये 2025 है, इतनी आपकी टेक्नोलॉजी, आप इतने बातें कर रहे हैं और आप झाड़ू और वाइपर से पानी निकाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मतलब सिर्फ शर्म तो नहीं है ना, शर्म आया नहीं है इनको। जैसे तैसे आ गए ये लोग, गवर्नमेंट के अंदर आ गए, बैठे हुए यहाँ पर, इनको शर्म आया नहीं है ना। ये सिटी की खिदमत करना चाहते हैं ना सूबा बनाना चाहते हैं, ये बस चाहते हैं बैठे रहे बदमाश बन के और खाते पीते रहे, ऐश करें, चोरी करें, करप्शन करें। हर डिपार्टमेंट में चोरी हो रही है ना। आप रोडों का हाल देख रहे हैं, आप सड़कों का हाल देख रहे हैं, आप एजुकेशन का सिंध के अंदर हाल देख रहे हैं, आप हाल देख रहे हैं सिंध के अंदर ट्रांसपोर्ट का हाल देख रहे हैं। बिल्कुल सारे साहब, एक बात मुझे ये बताएं कि ये तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए आपकी पार्टी या आप लोगों का क्या इस बारे में क्या मौक़िफ़ है कि सूबे बनने चाहिए?
देखिए पूरे पाकिस्तान, मैं खुद जी मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, मैं बिलखुसूस सिर्फ सिंध की बात या शहर कराची की बात नहीं कर रही, पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि यहाँ मजीद सूबे बनने चाहिए, मजीद यूनिट्स बनने चाहिए। देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20-22 सूबे बनने चाहिए। सूबे बनेंगे तो वफाक मजबूत होगा, कमजोर मुल्क मजबूत होते हैं। आप देखिए कितना वीक पोजीशन में मुल्क आ गया है, ठीक है ना। हर बंदा एक थोड़ा सा कोई एक नारा पब्लिक में को देता है, पब्लिक साथ हो जाती है। अब वो नारा ख्वाह इदारों के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, लोग साथ हो जाते हैं। वो इसलिए कि लोग जनरल ओवरऑल वन टू ऑल बहुत ज्यादा एहसास महरूमी का शिकार है पाकिस्तान के अंदर। सर आपने एहसास महरूमी की बात की तो 1970 में सर 1947 के बाद मगरबी पाकिस्तान को 1 यूनिट जो है में तब्दील किया गया ताकि मशरकी पाकिस्तान के साथ जो है ताकत का तवाजुन बरकरार रहे, ठीक है। लेकिन 1970 में क्या हुआ कि 1 यूनिट खत्म हुआ, सूबे बहाल हुए, लेकिन मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया। ये सबूत है कि जब सूबाई सतह पर सियासी एहसास से महरूमी बढ़ती है तो सिर्फ यही सूरत हाल होती है और यही बड़े खतरनाक होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मुल्क दे देंगे, सूबा नहीं देंगे। मुल्क दे देंगे, किसी को इख्तियारात नहीं देंगे, मुल्क पूरा का पूरा गंवा देंगे, लेकिन उनको उनके ठीक है पॉइंट टेकन सर साहब, पॉइंट टेकन। शफकत साहब आप बताइए कि इस वक्त आपको नहीं लगता कि इस वक्त जरूरत है कि पाकिस्तान में मजीद यूनिट्स बनने चाहिए, मजीद सूबे बनने चाहिए, क्योंकि हम कहीं दूर नहीं जा रहे, हम किसी फॉरेन कंट्री से अपना कंपैरिजन नहीं कर रहे। बट अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहां पे तो मेरे ख्याल से 50 या 51 तो उनके सूबे हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते? नए सूबे बनने चाहिए और पंजाब हो या सिंध हो या केपी हो या बलोचिस्तान हो, हर जगह पर बनने चाहिए। जब तक नए सूबे नहीं बनेंगे लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। हमको छोटे यूनिट्स की तरफ जाना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल इतने ज्यादा हैं कि एक बंदे लाहौर से जाते जाते लाहौर उसको अगर 5 घंटे या 7 घंटे का सफर करना पड़ता है तो वो क्यों इतना सफर करे? क्यों ना वो 1 घंटे के बाद अपने जो उसका सेक्रेटरीट है सूबे का वहां पे क्यों ना पहुंचाओ। आप जब तक नए छोटे यूनिट नहीं बनाएंगे और लोगों की एक्सेस इजी नहीं होगी, ये मसाइल हल नहीं होंगे। ना तो इतने सूबे को कोई संभाल सकता है, ना एडमिनिस्ट्रेटिवली ये पॉसिबल है कि गुड गवर्नेंस की जा सके इतने बड़े सूबे में। तो इसलिए छोटे सूबे वक्त की जरूरत है, ये बनने चाहिए और इंशाल्लाह बनेंगे भी। बिल्कुल, देखिए नए सूबों के क़याम की बात क्यों होती है शफकत साहब? इसीलिए ना कि गुड गवर्नेंस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर जो है कोई सूबा या वहाँ की गवर्नमेंट अगर इससे इनकार करती है और सूबों को बनाने की तरफ उनका नहीं रुझान है, तो उसकी 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये कि ज़ाहिर-सी बात है हर सूबे का एक अपना स्टेक है तो वो तकसीम हो जाएगा, तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है, ऐसा ही है। जी शफकत साहब। जी मैं सुन नहीं सका आपको। शफकत साहब मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल जो हम नए सूबे के क़याम की बात कर रहे हैं या अगर माजी में भी की गई तो उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि गुड गवर्नेंस हो सके, क्योंकि जाहिर सी बात है जब डिफरेंट यूनिट्स होंगे तो वो बेहतर तौर से जो है उस अपने स्टेट को, अपने सूबे की जो है देखभाल कर सकेंगे, वहाँ के लोगों के मसाइल हल कर सकेंगे। लेकिन जो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इसके खिलाफ है कि सूबे नहीं बनने चाहिए तो उसका क्या रीजन है? क्या इसलिए वो खिलाफ होते हैं कि जाहिर सी बात है हर पार्टी का अपना एक स्टेक है, वो तकसीम हो जाएगा, उनके पावर्स भी कम हो जाएंगे। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि सूबाई लेवल तक रह गई हैं महदूद होकर। जी सर, मैं बताता चलूं आपको, वफाकी पार्टी जो भी होगी वो सूबों के खिलाफ नहीं होगी, लेकिन वो पार्टियां जो कि सूबों तक महदूद होकर रह गई हैं वो वहां पर अपना होल्ड रखना चाहती हैं और वो नहीं चाहती कि उनका सूबा जिसमें उनकी अक्सरियत है वो उसको डिवाइड किया जाए। अगर कोई वफाक की पार्टी होगी जिसकी पूरी वफाक में जड़ें होंगी तो वो कभी भी सूबों के खिलाफ नहीं होगी। क्यों, अब मैं पार्टियों का जिक्र नहीं करना चाहता, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि एक सूबे तक रह गई हैं या कोई तो अब सूबा भी नहीं रह गया, कुछ ऐसी भी एक पार्टी है। तो इसलिए अगर कोई पार्टी वफाक की नुमाइंदा है तो उसके लिए यह प्रॉब्लम नहीं होता कि सूबों की डिवीजन हो जाए। वो तो चाहेगी कि लोगों के लिए मसाइल हल हो, उनकी इजी एक्सेस हो। लेकिन जिनको अपने इक़्तिदार का लालच है या जिन्हें ये है कि हमारा सूबा एक रह गया वो हमारे हाथ से चला जाएगा, तो वो कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा सर ये बताइए कि क्या जुनूबी पंजाब सूबा आपके मंशूर में है, या अब अगर आप लोग इक़्तिदार में आते हैं तो आप लोग इस सूबे के ऊपर कुछ करेंगे? क्योंकि आपका तो पार्टी मंशूर ही ये रहा है और आपने असेंबली में बिल पेश क्यों नहीं किया था सर? दूसरों की बात छोड़ें, आप अपनी बात करें। आप लोग चाहते थे ना, आपको तो पार्टी मंशूर था, फिर आपने बिल पेश क्यों नहीं किया?
मैं कह रहा हूं कि अगर हम इक़्तिदार में आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल जहां तक हमें इजाजत देगा हम सूबे बनाएंगे, हम तो छोटे बिल तो पेश यूनिट्स की कर तरफ सकते हैं ना जाएंगे। सर, बिल तो पेश कर सकते हैं ना। आप लोगों ने तो बिल भी पेश नहीं किया। मैं आपको बता रहा था कि हुकूमत के लिए ये बड़ी सुक्की होती है कि आप बिल लेके आए और आपका बिल रिजेक्ट हो जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए। सर आप अपनी आवाम को तो तसल्ली अगर हम दे इस सकते हैं ना पोजीशन कि में आपने होंगे बिल पेश तो किया था, इंशाल्लाह वरना तो आप आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं है, इंशाल्लाह हम 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे, जब भी आएंगे बहुत जल्द आएंगे, और उसमें बहुत सारे और मसाइल भी हैं हल करने वाले, और ये जो छोटे यूनिट्स हैं ये बनेंगे इंशाल्लाह। शफकत अवान साहब, ये जो मुकदमात में जो जमानतें हुई हैं उसके बाद आप लोगों का मोराल बड़ा हाई हो गया है, शायद आप लोगों को लग रहा है रिहा हो रहे हैं खान साहब। नहीं, मैं तो कभी भी पुरुमीद नहीं हूँ जो भी पॉलिसी है जजेस की, और ये जो जमानतें हुई हैं इसको मैं क्योंकि वकील हूँ और मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था जमानतें खारिज करने का। ये जमानतें ट्रायल कोर्ट में होनी चाहिए थी, वहां पे ना हो सकी, फिर हाई कोर्ट ने एक कलंक का टीका लगवा लिया अपने ऊपर इन जमानतों को खारिज करके, और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है इन जमानतों का अगर वो मंजूर ना करती तो। ये जो लीगल फर्टेनिटी के लोग हैं वो बड़ी अच्छी तरह से इसको जानते हैं कि ये जमान। ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत अवान साहब आपके कीमती वक्त का, और मेरे ख्याल से उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है। साजिद साहब, आप अगर मुझे सुन सकते हैं तो ये बताइएगा कि जैसा कि मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी, इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, और हम अगर अपने पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं तो सर वहाँ पे भी 52 जो है सूबे हैं, तो वाई नॉट इन पाकिस्तान? देखिए, नेबर हमारा इंडिया है ना, ठीक है। अच्छा, भारत में 52 हैं सूबे और 6 टेरिटरी सूबे हैं ना उसके अंदर। और अच्छा, इसके अलावा भारत में एक कमीशन बना हुआ है कि किसी भी जिले की आबादी अगर वहाँ 1 करोड़ से ऊपर हो जाए तो वो वहाँ वो जिले के लोग जाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं वहाँ उस कमीशन के अंदर, ठीक है ना, या वहाँ की पॉलिटिकल जमात, ठीक है ना, और वहाँ सीधा और सिंपल सूबा बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया गया है। पाकिस्तान में सूबे का मतलब ये कि आप आजादी मांग रहे हैं, आप मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे सिंध में अगर हम बात करें ना कि भाई सिंध में हम तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सर मैं वही तो बात कर रही थी आपसे, उससे यही पूछ रही थी कि पंजाब में अगर सूबे की बात होती है तो वो वफादारी है, और अगर सिंध में सूबा बनाने की बात की जाए तो गद्दारी क्यों करार दे दी जाती है? सर तो वही तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वो इसलिए कि इनके मफादात हैं, सिंध में इनके मफादात हैं। सिंध में इन वडेरों जागीरदारों ने इस सूबे को तबाह बर्बाद करके रख दिया, ठीक है ना। अच्छा, ये सब गांव गोडो देहातों से उठ के इधर आ गए। हमें सिंधियों से एतराज नहीं है, हमें सिंधी भाइयों से एतराज नहीं है, लेकिन हमें बलूचियों से आप एतराज लोगों को नहीं है। सिंधियों से कैसे एतराज होगा? आपने तो मुत्तहिदा वहाँ जो कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो आप ही लोगों ने बनाई थी। हमें सब भाई हैं, आज भी सिंधी स्पीकिंग हमारे पास काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहे हैं, शुरू से रहे हैं, वाबस्ता रहे हैं। बात ही कि ये सिंधी भी तरक्की करेगा। मिसाल के तौर पर अगर सिंध के अंदर 400 बनते हैं तो लाड़काना, बदीन, ठट्टा ये तरक्की करेंगे, आगे निकलेंगे। इन्होंने चौधराहट बचाई हुई है अपनी, ये चौधराहट अभी खत्म नहीं दे रहे और ये चाहते हैं भाई चौधराहट मुकम्मल तौर पर चले, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ ब्यूरोक्रेसी को घेरा हुआ है, इसी के जरिए हुकूमतें कर रहे हैं, लोगों के आसार कटवाए थे। आप सिंध का हाल तो जाके देखें, और वही उसी तरह की तरह हुकूमत इन्होंने कराची पे आके भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कराची में भी इन लोगों ने किया ये है कि यहाँ पर ACDC को लाके बिठा दिया है। आप देख रहे हैं जॉबों का कोई मेरिट नहीं है, आप यहाँ पर देख लें कि एजुकेशन का कोई मेरिट नहीं। जो भर्तियां हो रही हैं, आप जरा उनका इंटरव्यू तो लें, उनको एजुकेशन स्पेलिंग नहीं आती होगी, वो दिखाती है। अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले ND में टेस्ट हुए बाकायदा तौर पर, तो इंटीग्रेशन के जो लोग A1 ग्रेड लेके आए थे फेल हो गए यहाँ के वो, ठीक है ना। मेरिट पे उतरते कराची के लोग हैं, मेरिट पे जो उतरते हैं वो प्राइवेट जॉब है, हाई फाई कराची के लोग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट जॉब में फेल कर देते लोग, इसलिए गवर्नमेंट जॉब में सियासी बुनियादों पर भर्तियां की जाती, हर सतह पर नाइंसाफी है, और ये नाइंसाफी तबाही का पेश खेमा है, ठीक है ना। इसकी पीपल्स पार्टी तो अकल नहीं आएगी। गुज़श्ता कुछ दिन पहले जो हम सुन रहे हैं कि पिंडी के अंदर बात की गई है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान में ना सूबा बनना चाहिए। कोई इजहार नहीं, खाली इस पर इंप्लीमेंट भी होना चाहिए। सिर्फ नारा ना दे के पीछे ना हो जाए, अल्लाह का वास्ता इस पे इंप्लीमेंट करवाएं। ठीक है साजिद साहब, पॉइंट टेकन। मुस्तफा बलोच साहब से पूछ लेते हैं ये सवाल। मुस्तफा साहब, अच्छा उनकी हमसे राब्ता मुनक़ता हो गया सर। ठीक है, आप बात ये कर रहे हैं कि इस वक्त आपने नौकरियों में भर्ती की बात की, ये सारे मसाइल हैं सर, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है बहुत छोटा सा कि कराची की अगर हम बिलखुसूस बात करते हैं तो कराची की आवाम आपको वोट देकर इख्तिदारों में पहुंचाती है,
लेकिन सर उनके मसाइल जूं के तू हैं, कोई एक मसला आप लोगों ने हल नहीं किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोग असेंबली में इश्यूज उठाते हैं, बात करते हैं, लेकिन सर हल कहां से आएगा? हल कौन निकालेगा? कौन रिलीफ देगा? हल पाकिस्तान में जो अथॉरिटी बढ़ी, जैसे आप चीफ ऑफ पाकिस्तान पे बात की ना, इस नारे को आप यकीन करें इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, इसको असेंबली में पहुंचाएं, ठीक है ना, इसको एक एक एक, एक, एक तजवीज उन्होंने रखी है ना, इस तजवीज को आगे लेके चलें कि तमाम पॉलिटिकल जमात का वो एक इजलास बुलाएं जिसमें तमाम पॉलिटिकल जमात के लीडरान को बुलाएं वहां पर, ठीक है ना, और उनकी कमेटीज को बुलाएं और वहाँ राय लें, ठीक है ना। आप देखेंगे अक्सरियत कराई होगी कि पाकिस्तान के अंदर सूबा बनना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा इससे जब आगे जाएंगे तो जब अगर वहाँ कंसेंसस पैदा हो गया आपस के अंदर, तो फिर नारा ये बात आगे जाएगी, असेंबली के अंदर जाएगी, ठीक है ना। और ये 2/3 मेजोरिटी का जो उन्होंने एक तारा डाला हुआ ना, पतंग डाली हुई कि ये होगा तो होगा वरना नहीं होगा, ठीक है ना। इसको भी ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ये सब अगर ये कोई काम करा सकती है अब ना, तो पाकिस्तान आदमी करा सकती है इस काम को, क्योंकि सियासी जमातों के पास वो ताकत हिम्मत नहीं है इतनी, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं इससे इसका फायदा उठा रहे हैं। साजिद साहब ये बताइए, क्या ये मुतालबा जो है सियासी है या अवाम की जरूरत है? शॉर्ट आंसर दीजिएगा, टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। देखिए पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी को चाहिए कि ये सियासी लोग नारा सियासी लोग लगाते हैं, ठीक है ना, आर्मी सियासी नारा नहीं लगाती। अब अगर आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी ने लोगों के दिलों की बात कही है, लोगों को दिलों की तर्जुमानी करना है, ठीक है ना, फिर एक इसका फायदा आर्मी को ये होगा कि एक तरफ आर्मी के खिलाफ भी पाकिस्तान का बयान बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है ना, मखसूस लोगों की जानिब से। इसका फायदा होगा कि पूरा का पूरा पाकिस्तान आर्मी के फेवर में है और मजीद आ जाएगा, क्योंकि जब एक पुराना मुतालबा पाकिस्तान के लोगों का है कि पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए और इस पर इम्प्लीमेंट पाकिस्तान आर्मी करवाएगी, ऑटोमेटिक उनकी साथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बहाल होगी, ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर। और जो कुव्वतें उनके खिलाफ काम कर रही हैं, जो कुव्वतें किसी न किसी अंदाज में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक नेगेटिव बयान कर रही हैं लोगों में, वो सब के साथ फेल हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा मौका पाकिस्तान आर्मी के लिए भी कि इस नारे पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कहा है इस पर इम्प्लीमेंट करवाए और पाकिस्तान में सूबे बनवाए। अल्लाह की बंदूक के लिए काम करें, अल्लाह के बंदूक ठीक है, पॉइंट टेकन साजिद साहब, बहुत शुक्रिया। साजिद अहवान साहब आपका भी, साजिद अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, शफकत अहवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और मुस्तफा बलोच साहब आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।